नमस्ते दोस्तों, सराहट से मैं माया भोईर आपकी हॉरर स्टोरी टेलर अपने हॉरर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी की सासू माँ उर्मिला जी द्वारा बताई गई कहानी है। मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड रागिनी से उसके ससुराल मिलने गई तब रागिनी की सासू माँ उर्मिला जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। ये घटना उर्मिला जी के पिता यानी शंभुनाथ जी के साथ घटी थी और वो आज मैं आप सभी को कहानी के रूप में सुनाने जा रही हूँ। हालांकि आज शंभुनाथ जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो 100% सत्य घटना पर आधारित है। उर्मिला जी ने कहा उनके पिता शंभुनाथ जी को हमेशा भूत दिखा करते थे और वो हमेशा भूतों से बात भी किया करते थे। लेकिन ये जो घटना है ये उनकी जिंदगी की सबसे पहली घटना है और इस घटना ने शंभुनाथ जी को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी करीबन 90 साल पुरानी है। शंभुनाथ जी तब करीबन 18-19 साल के तो थे और वो एक पैदाइशी किसान थे। रोज रात को वो अपने खेतों पर पहरा देने जाया करते थे। खेतों में पहरा देने के लिए 4 बांबू लगाकर 12 से 13 फुट की ऊंचाई पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती थी ताकि रात के वक्त किसान अपने खेतों में दूर दूर तक पहरा दे सके और जंगली जानवरों से भी बचा रहे। शंभुनाथ जी के खेत से लगकर कई और लोगों के खेत भी थे। हर खेत में कोई ना कोई अपने अपने खेतों की पहरेदारी करने के लिए रात को ऊपर अपने झोपड़ी में बैठ पहरेदारी किया करता था और अगर वक्त मिले तो एक दूसरे के खेतों में जाकर बातचीत भी किया करते थे और इस तरीके से ये सारे किसान अपना वक्त बिताते थे। और इस दौरान उन्हें नींद भी आ जाए तो जाकर अपनी अपनी झोपड़ी में सो जाया करते। दिन के वक्त तो सारे किसान अपने अपने खेतों पर अपना पसीना बहा बहा कर काम किया करते थे और रात के वक्त किसानों के जवान बेटे अपने अपने खेतों पर पहरेदारी किया करते। शंभुनाथ जी भी उनमें से एक थे जो रोज अपने खेतों में रात को पहरेदारी किया करते थे। उस दिन शंभुनाथ जी रोज की तरह अपने खेतों में पहरा देने अपनी ऊंचाई पर बंधी झोपड़ी पर इधर उधर ध्यान देते देखते हुए पहरा दे रहे थे। उनके बाजू में जो खेत थे वहां भी उन्हीं के उम्र के लड़के अपने अपने खेतों में पहरा देने के लिए रोज रात को आया करते थे। उस दिन शंभुनाथ जी के पड़ोसी खेत के चारों लड़के ऐसे ही बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। तब शायद उनके बीच कुछ पकाकर खाने की बात हुई होगी, क्योंकि शंभुनाथ जी ने देखा कि वो बातें करते करते अचानक से 3 लड़के कहीं चले गए। तब शंभुनाथ जी को लगा कि शायद वो बातें करके थक गए होंगे, नींद आ रही होगी, तो वो तीनों अपने अपने खेतों में चले गए होंगे। पर थोड़ी ही देर बाद वो तीनों वापस लौट आए। उनमें से एक के हाथ में कढ़ाई तो बाकी दोनों के हाथ में कुछ खाना पकाने का सामान दिखाई पड़ रहा था। कुछ ही मिनट्स बाद शंभू जी ने देखा कि वो चारों चूल्हा जलाकर कुछ पका रहे हैं और जो वो पका रहे थे उसकी खुशबू से शंभुनाथ जी को समझते देर नहीं लगी कि वो अफीम के पत्तों की भजिया तल रहे हैं। ये जो लड़के थे ये सिर्फ 18-19 साल के होने की वजह से घर के बड़े बुजुर्ग
उन्हें ऐसी कोई भी चीज खाने या पीने नहीं देते थे जिससे कि उन्हें नशा हो जाए। अब ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं कि ऐसे कच्ची उम्र में नशे का सेवन कितना हानिकारक और कितना खतरनाक हो सकता है। और ये लड़के अपने घर वालों से छुपते छुपते ये सारा कुछ काम कर रहे थे। वो अफीम की भजिया बनाकर खाए तो किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। सबको लगेगा कि इन लड़कों ने तो सिर्फ भजिया बनाकर खाई है, और चारों को लगा कि सुबह घर जाने से पहले तो नशा तो उतर ही जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और चारों ने चूल्हे पर अफीम की भजिया तलनी शुरू कर दी। लेकिन वो क्या जानते थे कि घर वालों को तो छोड़ो, किसी और तक ये खुशबू पहुंच चुकी है। इन चारों ने मस्त चूल्हे पर तेल में भजिया तले और केले के पत्ते पर समान हिस्सों में बांट लिए। जैसे ही उन्होंने ये भजिया खाने चालू किए, दूर से उन्हें कुछ भारी भरकम चीज अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी। और उस भारी भरकम चीज की कदमों की आवाज जैसे कोई वजनदार चीज जमीन पर पड़े तो कैसी होगी, वैसी उसकी कदमों की आवाज थी। वो चारों उस तरफ देखकर अचंभे में पड़ गए और सोच में पड़ गए कि ये क्या बला है। लेकिन नशे में होने के कारण वो उससे डरे नहीं और वो जो कुछ भी था वो उनके पास आ बैठा और अपनी भारी भरकम आवाज में उनसे कहने लगा, ये भजिया क्या तुम अकेले खाओगे? लाओ मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। तब उन चारों में से एक तो समझ चुका था कि ये और कोई नहीं, ये एक खबीस है। और खबीस कितना खतरनाक होता है ये तो आप सभी जानते हो। और उस खबीस को देख उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन उसके तीनों दोस्तों को नशा चढ़ चुकी थी और उस नशे के चढ़ते वो तीनों भी सामने बैठी बला को पहचान ही नहीं पाए। लेकिन चौथा दोस्त जो अभी भी होश में था, उसने इशारा करते हुए अपने तीनों दोस्तों को उस खबीस को एक पत्ते पर अपने अपने हिस्से की भजिया देने को कहा। वैसे नशे में होने के कारण वो तीनों उसे पहचान नहीं पाए और उन्हें उसे ये भजिया बांटकर खाना मंजूर भी नहीं था। पर उनका चौथा दोस्त तो जानता था कि अगर इसे हमने भजिए नहीं दिए तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि उसने खबीस को पहचान लिया और वो कितना खतरनाक होता है ये भी वो जानता था। इसीलिए उसके कहने पर तीनों दोस्तों ने और उसने अपने अपने पत्तों में से दो दो भजिया उसे केले के पत्तों में परोस दी और वो सब भजिया खाने लगे। लेकिन वो एक खबीस था और उसने चुटकी में वो सारी भजिया खत्म कर दी और फिर से वो भजिया मांगने लगा। अरे ये क्या, ये तो खत्म हो गई। और लाओ, और लाओ। और इस बार सभी ने अपने अपने पत्तों में से एक एक भजिया उसे दी। अब जैसे ही वो खबीस भजिया खाने गया, उन चारों लड़कों में से एक लड़के को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी और उसके चलते उसने एक बहुत ही खतरनाक काम कह लो या बहुत ही बड़ी गलती कह लो वो कर दी। जैसे ही वो खबीस भजिया अपने मुंह में डालने लगा, उनमें से एक जिसे कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ चुका था, उसने जलते चूल्हे से एक अंगार भरी लकड़ी निकाली और उस खबीस की जांघ पर उस अंगार भरी जलती लकड़ी को रख दिया। और ऐसा होते ही वो खबीस दर्द से बुरी तरीके से चिल्लाते चिल्लाते जहां से आया था वही भाग गया। वहां पास ही में एक बहती नदी के कारण वहां एक तालाब बन चुका था और उसी तालाब के पास उस खबीस का वास था। उस खबीस को चटका लगने के कारण उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी।
वो खबीस जैसे तैसे दौड़ते भागते उस तालाब में कूद गया। शंभूनाथ जी ये सारा नजारा अपनी 10-12 फुट ऊंचाई पर बनी झोपड़ी की खिड़की से छुपकर देख रहे थे। जब वो खबीस वहां से भागा तब उस लड़के ने डरते हुए अपने तीनों नशे में धुत दोस्तों से कहा, रे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? तब वो नशे में धुत तीनों दोस्त उससे कहने लगे, अरे अच्छा सबक सिखाया इसे हमने। पर वो जो चौथा दोस्त था उसकी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और वो कहने लगा, ये सच में तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। चलो अब हुआ सो हुआ दोस्तों, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। चलो चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो एक खबीस था और वो फिर से आएगा और फिर वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। पर वो तीनों इस पर हंसने लगे। अरे यार तू भी क्या इतना डरता है तू यार? एक तो कितनी मेहनत से हमने अफीम जमा कर उसकी भजिया बनाई थी और ये साला फोकट चंद आकर बैठा हमारे मेहनत की धज्जियां उड़ाकर हमारी बनाई भजिया ठूस रहा था। अच्छा सबक सिखाया उसे, अब वो 100 बार सोचेगा यहाँ आने से पहले। और वो तीनों लोटपोट होके हंसने लगे। साला भजिया मांग रहा था, भजिया ठूस रहा था, चल हट यहाँ से। और फिर वो तीनों नशे में डूबे दोस्त अपने चौथे दोस्त को कहने लगे, वो सब छोड़ चल, हम हमारी बची हुई भजिया खा कर सो जाते हैं। और यही उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वो चारों अब वहां पर बैठे गप्पे लड़ाते हुए अपनी बची हुई भजिया खत्म ही कर रहे थे और वही दूसरी तरफ तालाब के पानी में वो खबीस अपनी जले जांग के छालों को शांत कर रहा था। जैसे ही उसकी जलन शांत हुई, थोड़ी ही देर में खबीस गुस्से में अंधाधुंध तालाब से बाहर निकल आया और गुस्से में लाले लाल होते हुए उन चारों के खेत में लौट आया। उसे इतने गुस्से में देख उन पांचों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पांचों यानी वो चारों और बाजू के खेत में ये सब देखते ऊपर अपने झोपड़ी के खिड़की में बैठे छुप छुपाते ये खौफनाक नजारा देखते शंभूनाथ जी उस खबीस के अंदर अब इतना गुस्सा भर चुका था कि उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। अब उसका ये रूप देख उन चारों की नशा उतरकर अब नशे की जगह डर में तब्दील हो चुकी थी। वो चारों अपनी गलती की माफी मांग रोते हुए, अपने हाथ जोड़ते हुए, अपने किए पर पछताते हुए उसे भजिया की लालच देने लगे। लेकिन अब खबीस उनके खून का प्यासा हो चुका था। उसने आओ देखा ना ताओ। उस खबीस ने उन पर रहम ना करते हुए उन चारों में से 2 लड़कों को अपने दोनों हाथ में उठाया, घुमाकर जोर से दूर फेंक दिया। यह खौफनाक नजारा देख जो बाकी के 2 लड़के थे वो डर के मारे जैसे वही जम गए हो। वो इतना डर चुके थे कि वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाए। खेतों में किसी भी तरह के जानवर ना घुसे और हर किसी के खेतों की एक हद बनाई गई थी और वो हद कांटों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक धारदार
सूखी जंगली कांटों की झाड़ियों से बनाई गई थी, जिसे प्रॉपर हिंदी में बाड़ कहते हैं। उस खबीस ने देखते ही देखते उन चारों को दो दो करते उन्हें उस कांटों भरी बाड़ पर पटकना शुरू कर दिया। उन चारों के शरीर की ऐसी चीरफाड़ होते देख शंभूनाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चाहकर भी उन चारों की मदद नहीं कर पाए। एक 18-19 साल का लड़का अकेले अपने खेत में ऐसा दिल दहला देने वाला नजारा देख वही जम गया था। अपने मुंह पर हाथ रखे अपने डर के मारे निकलती चीख को रोके हुए बस अपने आंखों से निकलते आंसुओं भरी नजरों से खौफनाक नजारा बेबस होकर देख रहा उस खबीस का गुस्सा तब शांत हुआ जब उसने उन चारों को उन कांटों भरी झाड़ियों में पटक पटक कर उन चारों के चीथड़े कर उन चारों की जान ली और बड़ी ही डरावनी आवाज में चिल्लाता हुआ जहां से आया था वही वापस चला अपनी डरावनी हंसी में वो खबीस जहां से आया था वहां तो चला गया, लेकिन जैसे ही वो खबीस वहां से चला गया, शंभूनाथ जी अपने झोपड़े के दरवाजे से छुपकर उन चारों की हालत देखने लगे। वो नजारा इतना खौफनाक, भयानक, दिल दहला देने वाला था कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब शंभूनाथ जी ने देखा कि वो चारों कटी फटी हालत में, खून में नहाए हुए, अधमरी हालत में अपने खेतों में पड़े हुए थे और खबीस ने सोचा कि उसने उन्हें मार डाला। दोस्तों, बस सोच के देखिए, अगर कोई कपड़ा कांटों के बीच उलझ जाए और हमने उसे खींचा तो उसकी चीर फाड़ कैसी होगी, वैसा वो नजारा था। सोचकर भी पसीने छूट रहे हैं ना। डर से सरसराहट की एक लहर अंदर तक दौड़ गई ना। यही हालत शंभूनाथ जी की उस वक्त हुई थी। अब ये सब वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये सब देख डर उन पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो अपने खेत के झोपड़े से निकल घर भागने की हालत में भी नहीं थे और उसी के सदमे में वो वही बेहोश होकर गिर पड़े। ये घटना करीबन रात के 1 से 2 बजे के बीच में घटी थी। दूसरे दिन जब 4:30 बजे शंभूनाथ जी को होश आया और वो जैसे ही उठ खड़े हुए, सामने का नजारा देख उनके अंदर फिर से एक डर की लहर दौड़ गई और उन्हें सराहत सी महसूस हुई। पर इस बार उन्होंने सीधे सीधे अपने खेतों से अपने घर पर दौड़ लगा दी। वो दौड़ते, भागते, गिरते, पड़ते, उन्हें अपने घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए। और ये तो सभी जानते हैं कि गांव के लोग सुबह 4 से 4:30 के बीच उठ ही जाते हैं। शंभूनाथ जी को इस तरह घबराकर दौड़ते भागते देख उनकी पड़ोस की औरतें उनके पीछे पीछे उनके घर आ पहुंची। शंभूनाथ जी की ऐसी हालत देख उनके घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोसी भी डर गए। शंभूनाथ जी जैसे घर के अंदर दाखिल हुए, वो जोर से धाड़ करके अपने घर की जमीन पर गिर पड़े। उनके माँ पिता, उनके घर के सारे सदस्य और उनके पीछे आए उनके पड़ोसी उनके इस हालत का कारण पूछने लगे। और जब शंभूनाथ जी ने खेत में हुए दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में बताया, तब वहां उनके घर में जितने लोग मौजूद थे, उनके घर वाले और उनके पड़ोसी, उन सब के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन सब के अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। लेकिन ये बातें सुन शंभूनाथ जी के घर वालों ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उन चारों लड़कों के घर वालों के साथ साथ पूरे गांव को जमा कर हादसे की जगह दौड़ पड़े। और ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देख उन चारों के घर वालों ने तो अपने होश ही खो दिए थे और उनकी कटी फटी हालत देख
गांव वाले डर के मारे थर थर कांप रहे थे। ये सब देख गांव के मुखिया जी ने चारों के घर वालों को संभालते हुए गांव वालों की मदद से उन चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया। एक तरफ वो चारों अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और दूसरी तरफ शंभूनाथ जी भी बुखार में तप रहे थे। शंभूनाथ जी को ठीक होने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा लग गए और उन चारों को ठीक होने में 1 से 1.5 महीना लगा। वो चारों जब ठीक होने लगे थे तब उन्होंने सभी को उस रात की भयानक आप बीती भी सुनाई, लेकिन वो चारों बड़ी कोशिशों के बाद भी उस सदमे से नहीं उभर पाए और कुछ ही दिनों में वो चारों अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और उसी के चलते एक दिन उन चारों ने पागलपन के चलते उसी तालाब में आत्महत्या कर ली जिस तालाब में उस खबीस का वास था। और ये घटना सिर्फ और सिर्फ वो ठीक होने के 6 महीनों के अंदर ही घटी। उस दिन के बाद लोगों ने अपने खेतों में खबीस के डर से रात भर पहरा देना तो बंद ही कर दिया, लेकिन इन चारों से भी अब लोग डरने लगे थे। देर रात तो लोग खबीस से डरते थे, पर कुछ लोग सूरज ढलने के बाद अपने खेतों में कुछ बचा हुआ काम पूरा कर निकलते थे, लेकिन अब ये सब नामुमकिन होने लगा क्योंकि इन चारों की आत्महत्या के कुछ ही दिनों बाद उन्हें उसी खेत से, यानी ये जो हादसा जिस खेत में हुआ था, थोड़े दिनों बाद ये भी सुनने में आया कि जिस जगह जिस खेत में वो चारों मारे गए थे उन चारों की दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज लोगों को सुनाई पड़ने लगी और कोई देर रात खेतों में पहरेदारी के लिए रुकता तो उसे उसी खेत से, यानी जिस खेत में वो चारों मारे गए थे, वहां धुआं आसमान में फैला दिखाई देता, तलती हुई भजिया की खुशबू महसूस होती और ये सब महसूस करके अगर कोई वहां जाता तो वहां उन्हें वो चारों लड़के कटी फटी हालत में भजिया बनाते और खाते दिखाई देते। उन चारों की दर्द से भरी चीखती चिल्लाती आवाजें हर खेत में सुनाई पड़ने लगी। इसीलिए सारे किसान अब सूरज ढलने से पहले अपने खेत का काम जल्द से जल्द निपटाकर उजाला रहते घर रवाना होने लगे। ये सब देख सुन लोग कहा करते थे कि ऐसी दर्दनाक मौत मिलने के बाद वो चारों अब भूत बन चुके हैं, लेकिन आज भी वो चारों मरने के बाद भी उसी अनजानी अनचाही ताकत से रोज वही खौफनाक तरीके से पीड़ादायक मौत पाते हैं। यानी मरने के बाद भी उस खबीस ने उन चारों को मुक्त नहीं होने दिया। और सोचिए दोस्तों, इतनी खौफनाक मौत और वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो कैसे कोई मुक्ति पाएगा? उसकी सारी आधी अधूरी इच्छाएं तो अपूरी रह गई ना। इस बात को 90 साल बीत चुके हैं, या फिर कह लो 90 से भी ज्यादा। आशा करती हूँ या भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन चारों को इस खौफनाक पीड़ा से मुक्ति मिल चुकी हो और इन चारों के साथ साथ उस खबीस को भी इस श्रापित योनि से मुक्ति मिल चुकी होगी और शंभूनाथ जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या फिर कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये सच में सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर अपने सुझाव भेजें। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और जो बाजू में बेल बटन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप इसी तरीके से मेरी कहानियाँ सुनकर डरते रहे। अगर आपकी भी कोई आप बीती हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें और मुझे अपनी आप बीती बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपकी भी कहानी मेरे इस सराहत चैनल पे प्रसारित करूं और आपके साथ साथ सभी को डराऊं।
तो चलिए मैं माया भोईर मिलती हूँ आपको मेरी अगली हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।